हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम फाइनल पार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का, और इसी पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस पार्ट के अंदर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज को, सेंसेक्स को, उनके इंडाइसेस को पढ़ने वाले हैं, हम सेबी, उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो क्या चीज़ है ना। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है? देखो, हमको पता था कि स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्या है? एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग मार्केट है, ठीक है। जो भी उसके अंदर सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, वो कहाँ पे रखी हुई होती है? वो गोडाउन्स में रखी हुई होती है, ठीक है। तो गोडाउन्स क्या है? हमारा डिपॉजिटरी है, ठीक है, और सीधा जो कस्टमर है या फिर जो इन्वेस्टर है ना, समझ रहे हो ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो कस्टमर है सीधा गोडाउन में जाके थोड़ी ना सारा सामान ले लेता है, वो उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके एक स्टोर में जाता है, और उस स्टोर को हम कहते हैं हमारे ब्रोकर्स, ठीक है। जो कि ब्रोकर जाएगा डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी में जो भी है ना फाइनेंशियल एसेट्स रखे होंगे उनको लेगा, ठीक है ना, एंड इन्वेस्टर्स को दे देगा। और डिपॉजिटरी सिस्टम्स कहाँ से जुड़े होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको बेसिक ओवरव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले आती है डिपॉजिटरीज। आपको यही एनालॉजी याद करके रखनी है, ठीक है। इससे आपको इजी होगा अपने आंसर्स को फ्रेम करना, ठीक है बच्चों। डिपॉजिटरी सिस्टम में सबसे पहला होता है डिपॉजिटरी, दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी क्या होते हैं? डिपॉजिटरी वो गोडाउन्स होते हैं जहां पे हम जो सिक्योरिटीज है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज खुद की जो सिक्योरिटीज है जहां पे रखता है, उसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो भी हमारे है ना सिक्योरिटीज होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं, स्टोर करे जाते हैं, स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है। बोल सकते हो ये बैंक की तरह है, ठीक है। आपका जो पैसा है वो बैंक अपने पास रखता है, अपने पास डिपॉजिट करके रखता है। तो जो डिपॉजिटरी क्या है? वो स्टोर करके रखती है, जस्ट लाइक गोडाउन्स, ठीक है बच्चों। एंड दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर। आपका ब्रोकर जो आपके बिहाफ पे सेल एंड परचेस करेगा, स्टॉक एक्सचेंज से सेल एंड परचेस करेगा, एंड जो उसको फाइनेंशियल एसेट्स मिलेंगे जो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे, वो कहां से मिलेंगे? डिपॉजिटरी से मिलेंगे। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो सेबी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड जो ब्रोकर है वो आपको गाइड करेगा, है ना, आपको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, ठीक है ना। वो आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, आपके बिहाफ पे वो काम करेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली गोडाउन्स में नहीं जा सकते, डायरेक्ट गोडाउन्स में जाके सेल परचेज नहीं कर सकते, वहां जाके माल उठा के नहीं लेकर आ सकते। आपको ब्रोकर की जरूरत होगी, आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर स्टोर होने की जरूरत होगी, ठीक है, जब ही आप जाके सेल परचेज कर सकते हैं। दो डिपॉजिटरीज हमेशा याद रखना, NSDL और CDSL, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है बच्चों। ये दो ही डिपॉजिटरी है जो कि होल्ड करके रखती है शेयर्स को। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं इंडाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, वो मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे तो बहुत सारे 20-25 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मेजर है, ठीक है ना, वो है सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो बहुत ही पुराना है, करीबन 1875 में फॉर्म होता है, और जो इसका इंडाइसेस होता है वो होता है सेंसेक्स, ठीक है, नाम सुना होगा। एंड दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, उसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसका जो इंडाइसेस होता है वो होता है निफ्टी 50। देखो,
सेंसेक्स और निफ्टी 50 का क्या है, ये मतलब ये क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होते हैं, यानी कि ओवरऑल कंडीशन क्या है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस की, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, मार्केट में कितनी हाइप है, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा है, कौन सी इंडस्ट्री कम है, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें हम टॉप 30 कंपनीज को उठाते हैं, हर एक सेक्टर्स में मिला के टॉप है ना, टोटल 30 कंपनीज, और उनका जो रेट चल रहा होता है ना, उनका जो परफॉर्मेंस चल रहा होता है, उन कंपनी के शेयर्स का जो परफॉर्मेंस चल रहा होता है, उसको हम ठीक है ना एवरेज लगा लेते हैं, या फिर जो भी फैक्टर्स यहाँ पे लगते हैं वो करके हम सेंसेक्स निकाल लेते हैं। निफ्टी 50 में यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज फ्रॉम एवरी सेक्टर्स, देखो क्या होता है कि इनमें सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, कौन से सेक्टर में बिलोंग करती है, तो उनका सब कुछ मिला के टोटल 50 इंडस्ट्रीज को या फिर 50 जो कंपनीज हैं, टॉप मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं, उनको हम चूज कर लेते हैं एंड उनको चूज करके उनके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है बच्चों, तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके बारे में पता चल गया होगा। सेंसेक्स निफ्टी के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। कहते हैं कि डीमैटेरियलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है। देखो बच्चों, क्या होता था पहले, जो शेयर्स को सेल एंड परचेज किया जाता था वो एक ना सर्टिफिकेट के फॉर्म में, है ना, पेपर के फॉर्म में, हार्ड कॉपी, टेंजिबल, है ना, उसका सर्टिफिकेट होता था। जैसे ही आप जाओगे कि मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना है जी, वो बोलेंगे कि ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दो, आपका सर्टिफिकेट ले लो, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते थे कि देखो ये आपका सर्टिफिकेट है, आपने शेयर परचेज किया है। लेकिन अब हमने उस मटीरियल को डीमटीरियलाइज्ड कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है, हमने जो सर्टिफिकेट, जो टेंजिबल सर्टिफिकेट था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, उसको हमने अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसका जो मटेरियल है हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना, उसका फॉर्म ही हमने चेंज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, कोई भी फेक, है ना, सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता, कोई फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं होगी, ठीक है ना, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता आपके सर्टिफिकेट को। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है और जो भी आपका प्रोसीजर, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही होते हैं। जो भी शेयर्स आपके सेल परचेज हो रहे होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं। ठीक है, कोई भी उसका सर्टिफिकेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा फायदे यहाँ पे होते हैं, पेपर वर्क कम हो जाता है, थेफ्ट होना, ठीक है ना, भूल जाना, पता नहीं कहाँ पे पड़ा है, ये बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट यहाँ पे होता है। सेकेंड है डीम्यूचुअलाइजेशन। अब डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स होते थे यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वही रूल एंड रेगुलेट, वही ऑपरेट करते थे किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को, वही ऑपरेट करते थे, वही देखते थे कि कैसा चलेगा, क्या प्राइस, क्या ना, कैसे सेल परचेज की एक्टिविटीज होंगी। जो भी कंट्रोल करने का काम होता था, ऑपरेट करने का काम होता था, वो ब्रोकर्स ही करते थे स्टॉक एक्सचेंज को। अब मुझे बताओ, ब्रोकर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, सबसे ज्यादा फायदा ब्रोकर्स का ही होगा। ब्रोकर्स भी क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोई भी उनसे सेल ऑर्डर डालेगा या फिर ना परचेज ऑर्डर डालेगा तो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उनसे कुछ कमाने की, बहुत ज़्यादा, है ना, प्रॉफिट अर्न करने की उनका हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, एंड गवर्नमेंट ने इंटरवीन करने के बाद डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया, यानी ब्रोकर्स अलग होंगे और स्टॉक एक्सचेंजेस अलग होंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनकी ओनरशिप को सेपरेट कर दिया, इन ओनरशिप है उसको सेपरेट कर दिया गया, जिससे जो मेंबर है, जो इन्वेस्टर है, वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सके विदाउट किसी मैनिपुलेशन के। ठीक है ना, फ्रीली वो ट्रेड कर सके। ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते थे वो इन्वेस्टर्स को फोर्स करते थे कि आपको इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जब इन दोनों के बीच में रिलेशन ही टूट जाएगा तो क्या होगा, आराम से फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहां पे होगी। ठीक है बच्चों,
मतलब टोटल समझ लो कि गफलेबाजी से बचा लिया हमको डीम्यूचुअलाइजेशन ने। ठीक है बच्चों, अब बस लास्ट टॉपिक रह गया है, और जैसे ही आप इस लास्ट टॉपिक को पढ़ लोगे, ये हार्डेस्ट चैप्टर जो फाइनेंशियल मार्केट का जो बीएसटी के अंदर होता है बच्चों, वही आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ गया होगा। मैं होप करता हूं बच्चों, जल्दी से लास्ट टॉपिक है, हम जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं, जो कि है सेबी के ऑब्जेक्टिव्स एंड सेबी के फंक्शंस। 3 फंक्शंस हैं, केस स्टडीज 100% आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 100% आप यहां से लिख के ले लो चाहिए से। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुआ था 1992 में गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा, जो कि एक्ट पास हो गया था 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी पावर्स होती हैं, जो काम करने की पावर्स एंड अथॉरिटीज होती हैं, वो 1992 में रियली में मिली। ठीक है, और उसके बाद जो भी इनेक्टमेंट है, जो भी काम है सेबी का, वो काम करना चालू हुआ। ठीक है, तो आपको एक डेट याद करके रखनी है 1992, और बोल सकते हो किस एक्ट में वो एक्ट कब पास हुआ था, बोल सकते हो 12 अप्रैल 1988। ये 2 डेट्स आपको याद करके रखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेबी क्या होता है बच्चों। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है? ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, मुझे बताओ, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज आर जस्ट लाइक विद द एनालॉजी ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमने एनालॉजी लिया। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि जो फूड को इंस्पेक्ट करती है, फूड की चेकिंग करती है, ठीक है, सुपरमार्केट्स को रेगुलेट करती है, जो वो बॉडी है, जो वो सेंट्रल बॉडी है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, वो है सेबी। ठीक है, जो कि सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को देख कर रखेगी, उनको रेगुलेट करेगी, उनको देखेगी कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, ज्यादा स्पेकुलेशन तो नहीं हो रहा है, प्राइस ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन तो ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कैसा सब कुछ चीज चल रहा है, तो उसको रेगुलेट करने का काम, उनको ओवरसी करने का काम किसका है? वो काम है सेबी का, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, एंड इसके अंदर बच्चों मैं चाहता हूं कि अभी आप गूगल करो सेबी को, और इसके अंदर देखो जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का नाम क्या है, उन मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है ना, अभी करंट का मेंबर कौन है, इनकी डायरेक्टर कौन है, ठीक है ना, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये आप गूगल करके आओ। और अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो उसके आंसर में आप वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। जल्दी से हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। हमने देख लिया स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। सेकंड, टू प्रमोट राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि ये चेक करता है कि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं चल रही, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा, जिससे अगर मैं फ्री एंड फेयर तरीके से परचेज एंड सेल करना चाहता हूं सिक्योरिटीज का, मैं खरीदना चाहता हूं, तो जो ब्रोकर है वो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा है, जो ब्रोकर है वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, फोर्स तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर प्रैक्टिस तो नहीं चल रही है, तो वो कौन प्रिवेंट करता है? वो सेबी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, कोई भी गफलेबाजी है ना अंदर नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन का लीकेज, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को भी रिमूव करने का काम एंड उनको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? सेबी। फोर्थ है टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर्स। अब क्या होता है कि जो ब्रोकर्स हैं, देखो जो ब्रोकर्स हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन कभी कभार एट फंक्शनल लेवल, वो बहुत नीचे वाले लेवल पे क्या होता है, कभी कभार वो खुद की स्कीम्स चलाने लग जाते हैं, खुद की ही कुछ अलग ही चीज चलाने लग जाते हैं जो कि सेबी से अप्रूव्ड नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो भी हो जाता है। तो इस कारण जो सेबी है वो उसको रेगुलेट करता है और उनको प्रिवेंट करता है कि वो कभी भी कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना कर पाए। बच्चों इस पर आप स्टार लगा लो एंड अपनी कॉपी पे बिल्कुल तरीके से है ना डबल अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, कुछ भी कर लो। ये आपको अपने केस स्टडीज में, आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखने वाला है। फंक्शंस ऑफ सेबी 3 फंक्शंस हैं, नोट डाउन कर लो। और सुनो देखो, क्योंकि इनके फंक्शंस में जो सब फंक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा है, तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को सिर्फ रीड कर लो, सिर्फ बस, और कहीं से कुछ नहीं देखना, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर लो कि इनके अंदर
क्या पॉइंट्स आएंगे, कभी कभार क्या होता है केस स्टडी आपको दे देगा और बोल देगा कौन सा फंक्शन ऑफ सेबी है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो एंड उसके कुछ फंक्शंस लिखो, कुछ 2-3 बातें उसके बारे में लिखो, ठीक है। तो बस फंक्शन आपको देखो प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी फंक्शन है। तो एनसीईआरटी को खोलो, अभी एनसीईआरटी को खोलो, पॉज करो वीडियो को एंड इनके सब पॉइंट्स पढ़ लो। सब पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आइडेंटिफाई कर पाओगे केस स्टडीज को और केस स्टडी ढंग से बनने लगेगी, ठीक है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं होंगी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग, देखो एक टर्म यहां पे आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि जो कंपनी का अंदर का ही बंदा है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर का ही बंदा है, जिसको सब कुछ इंफॉर्मेशन पता है, वो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे मुझे बताओ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं प्राइजेस को, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, वो कभी क्या करेंगे, रिश्तेदार को बुलाएंगे, रिश्तेदार को बोलेंगे कि अच्छा मेरी कंपनी के तू शेयर्स खरीद ले, आने वाले टाइम में ना हम इसको महंगा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या है इनसाइड की इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा उसको, वो सेल परचेस कर लेगा, तो उससे फायदा किसको होगा, फायदा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होगा ना। तो ये जो एक्टिविटीज है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेबी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंडक्ट होना चाहिए, तो वो कौन करता है, वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। सेकंड है डेवलपमेंटल फंक्शन, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है ना, ब्रोकर की ट्रेनिंग, ब्रोकर है ना, ब्रोकरिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना, ठीक है ना, प्रोसीजर को, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स को डेवलप करना, एक अच्छा मार्केट प्लेस देना है ना इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो वो कौन सा फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है। थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शन। बच्चों इसको आप एनसीईआरटी में से जरूर पढ़ना, सिर्फ एक बार रीडिंग देख लो, थोड़े से टर्म्स आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप रीडिंग दे दोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि जो भी एक्टिविटीज आप स्टॉक एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेंट्स है ना, ब्रोकर्स कर रहे हैं एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना कि कोई भी है ना, कोई भी स्कीम अगर मार्केट में आ रही है ना, आप लेकर आ रहे हो तो उसको रजिस्टर करवाना, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करना। जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन सेबी से होना चाहिए, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रेगुलेटरी प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रोसेस वो कौन करता है, वो भी सेबी करता है। अंडर विच फंक्शन, अंडर रेगुलेटरी फंक्शन। बच्चों मैं आपको फिर बोलता हूं कि तीनों फंक्शन की एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में ओवरऑल बता देता हूं। प्रोटेक्टिव फंक्शन में यहां पे हम इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन में हम हमारे डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे ब्रोकर्स को डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बेटर चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ढंग से सेल एंड परचेस करा जा सके। रेगुलेटरी फंक्शन में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं फेयर प्रैक्टिसेस के लिए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को कम कर रहे हैं एंड रिड्यूस कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको पूरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है एंड दोस्तों को शेयर करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।